वॉइस आ रही है? हेलो। ठीक। चलिए, आज हम लोग देख रहे हैं आपका राष्ट्रपति की जो इमरजेंसी पावर है उसको। तो राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर को हम लोग 3 कैटेगरी में स्टूडेंट बांट सकते हैं। पहली कैटेगरी उनकी है राष्ट्रीय आपातकाल, जो नेशनल इमरजेंसी लगती है। दूसरी है फाइनेंशियल और तीसरी है राष्ट्रपति शासन। यानी कि नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, प्रेसिडेंशियल रूल, ये 3 कैटेगरी में हम लोग देखते हैं। भाग 18 जो हमारा है, पार्ट 18, वो इमरजेंसी पावर से रिलेटेड है। और आर्टिकल अगर हम लोग देखें तो 352 से लेकर के 360 तक हमें इमरजेंसी पावर से रिलेटेड आर्टिकल मिलते हैं। एक एक करके हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल की, नेशनल इमरजेंसी। क्लियर? तो हमने क्या बात किया कि नेशनल इमरजेंसी में आर्टिकल कहां से कहां तक हैं। नेशनल इमरजेंसी में आपको मिलता है 352, 353, 354, 358 और 359। ये आर्टिकल हमारे नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड मिलते हैं। अगर फाइनेंशियल से देखिए तो 360, और अगर राष्ट्रपति शासन से देखिए तो 356 और 357। 355 क्या कहता है? ये सेंट्रल को उसकी एक ड्यूटी याद दिलाता है कि आपका कर्तव्य है कि आप इंश्योर करें कि जो सभी राज्य हैं उसमें जो सरकारें हैं वो सही से काम कर रही हैं। अगर ये गड़बड़ लगती है तभी 356 का उपयोग किया जाता है, 356 का, और उसी के दौरान राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। नेशनल इमरजेंसी की बात हम लोग करेंगे। तो नेशनल इमरजेंसी में हम लोग क्या देख रहे हैं कि कितने इसको हम तरीके से इसको याद करते हैं जिससे हमें चीजें क्लियर हो जाएं। ठीक है? तो नेशनल इमरजेंसी की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि ग्राउंड्स, यानी कि जिस बेस पर ये लगाया जा सकता है। तो पहला पॉइंट हम लोग देखा, ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन, नेशनल इमरजेंसी किस आधार पे लगाई जाती है। दूसरा, ये डिक्लेयर कौन करता है, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, ये पावर किसके हाथ में कि जो इमरजेंसी को डिक्लेयर करता है। थर्ड, क्या ये पूरे देश में लगेगी या किसी विशेष क्षेत्र में। फोर्थ, ये कितने समय तक रहेगी, इसका मूल अधिकारों या अन्य अधिकारों पर प्रभाव क्या पड़ता है। और लास्ट पॉइंट है कि इसको हटा कौन सकता है। तो इस तरह से हम लोग 6 पॉइंट में इसको डिस्कस करेंगे एक एक करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन की अगर बात करें कि किस आधार पर लगाई जाती है तो 2 हैं। क्या पूछ रहे हो अभिषेक, 355 या 356, क्या है ये? तीन सौ पचपन ये कहता है कि सेंट्रल को ध्यान रखना है कि राज्यों में सरकारें सही चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, और अगर इसमें उनको कमी मिलती है कि कोई दिक्कत आ रही है राज्य सरकार में, तो 356 का उपयोग करके राष्ट्रपति शासन लगेगा। तो राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लगता है। 355 में वो देखना पड़ता है कि राज्य में सही गवर्नमेंट चल रही है या नहीं चल रही है, दोनों में अंतर है। तो ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो 2 कंडीशन हमने आपको बताई थी स्टूडेंट। पहला एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। एक्सटर्नल क्या होता है, जब हम किसी के साथ युद्ध में होते हैं या तो किसी दूसरे देश ने हम पे आक्रमण कर दिया, इसे बोलते हैं एक्सटर्नल रीजन, और इसके तहत हम देश में इमरजेंसी लगा सकते हैं। दूसरा होता है इंटरनल, आंतरिक अशांति पर। अगर हमें लगता है कि देश में कोई आंतरिक अशांति चल रही है तो उसके बिहाफ पर भी हम कर सकते हैं। तो जो इंटरनल डिस्टर्बेंस था ये संविधान के समय तो था, लेकिन इसमें एक अमेंडमेंट हुआ
क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने इसी शब्द का उपयोग करते हुए इमरजेंसी लगा दी थी, नेशनल इमरजेंसी, इंटरनल डिस्टर्बेंस। आंतरिक अशांति में ये डिफाइन नहीं था कि आंतरिक अशांति मतलब क्या, क्योंकि इसकी कोई डेफिनेशन नहीं दी गई थी कि आंतरिक अशांति का मतलब क्या होगा। इसी का उपयोग किया और इंदिरा गांधी जी ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करवा दी थी। फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे उस समय और उन्हीं के थ्रू ये करवाया गया। इसी को देखते हुए मोरारजी देसाई की जब सरकार बनी 1978, मोरारजी देसाई ने एक अमेंडमेंट करवा दिया, 44वां संविधान संशोधन। उन्होंने इस शब्द को चेंज करवा दिया कि एक्चुअल में ये जो आंतरिक अशांति है ये एकदम क्लियर नहीं है सब, और इसकी जगह होना चाहिए आर्म्ड रिबेलियन, सशस्त्र विद्रोह। तो आंतरिक अशांति के बजाय अगर देश में कोई सशस्त्र विद्रोह हो जाए, एक प्रकार से गृह युद्ध टाइप का हो जाए, तो फिर हम ये लगाएंगे। केवल इसलिए नहीं कि कोई अगर, आवाज आ रही है भाई, वॉइस क्लियर है? तो केवल हम इस बिहाफ पर नहीं लगाएंगे कि कोई आंदोलन कर रहा है या कोई सरकार के खिलाफ कोई बात कर रहा है तो बस इस वजह से इमरजेंसी नहीं लगानी है। जब तक वो पूरा सशस्त्र विद्रोह न कर दे, आर्म्ड रिबेलियन टाइप का, तो इस इंटरनल डिस्टर्बेंस को डिफाइन किया गया और इसकी जगह आर्म्ड रिबेलियन शब्द यूज किया गया। ध्यान रखना इसे। कौन से संशोधन में? तो 44वां अमेंडमेंट हुआ है मोरारजी देसाई के द्वारा 1978 में। क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था, इस इंटरनल डिस्टर्बेंस के अकॉर्डिंग ही 1975 से 1977 तक लगभग 21 महीने का समय था, जून मार्च लेकर के, और इन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर करवा दी थी। और ये मौखिक था, मतलब ये कैबिनेट के वजह, कैबिनेट या किसी को बताया नहीं गया या किसी से सलाह नहीं ली गई। इन्होंने सीधे फखरुद्दीन अली अहमद जो राष्ट्रपति थे, क्योंकि राष्ट्रपति को पावर है, उन्हीं के थ्रू नेशनल इमरजेंसी लगवा दी। आर्टिकल 352 का उपयोग करते हुए उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर करवा दी। इससे पहले इन्होंने एक संशोधन करवाया था, 38 अमेंडमेंट 1975। जरा इसके कुछ प्रावधान देख लीजिए 1975 वाले। 38 अमेंडमेंट में क्या था? नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए हमें वॉर के स्टार्ट हो जाने या इंटरनल डिस्टर्बेंस के क्रिएट हो जाने का वेट नहीं करना है। यदि आशंका भी है तो राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। तो एक्चुअल में इसमें जो डिफाइन था वो ये डिफाइन था कि यदि दूसरा देश, ये वाला देखो, कि यदि दूसरा देश हम पर आक्रमण कर दे या भारत किसी देश के साथ युद्ध में हो, मतलब बात ये हो रही थी कॉन्स्टिट्यूशन में कि जब कोई देश हमारे ऊपर आक्रमण करेगा या हम उसके साथ युद्ध में होंगे तब लगाना है। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने चेंज करा के ये कह दिया कि अगर हमें आशंका भी है, भले युद्ध नहीं हुआ है लेकिन हमें ये लग रहा है कि युद्ध हो जाएगा, तो भी हम इमरजेंसी लगवा देंगे। ये 38 अमेंडमेंट में चेंज करवाया था उन्होंने। दूसरा, मौखिक सलाह पर ही ये इमरजेंसी लगवा दी गई थी, यानी कि सीधे प्रधानमंत्री जी ने फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति जी को फोन किया और वहां से इमरजेंसी डिक्लेयर करवा दी। लेकिन फिर वही केस, जब मोरारजी देसाई आए तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए, आप केवल मौखिक सलाह से मत करिए। तो उन्होंने जो 44वां संशोधन कराया था उसके तहत उन्होंने एक बात भी बोल दी कि मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर राष्ट्रपति घोषणा करेंगे, यानी कि आपको पीएम और उनकी जो कैबिनेट है उनकी रिटन अप्रूवल चाहिए होगी, उसके बाद ही आप करेंगे, मौखिक सलाह से नहीं होगा या किसी को बोलकर ही आप इमरजेंसी नहीं लगवाएंगे। तो ये एक संशोधन किया गया कि 44वां जो संशोधन है उसमें पीएम और उसकी कैबिनेट की लिखित सलाह जरूरी होगी। तो ये मोरारजी देसाई ने किया था। मोरारजी देसाई जनता पार्टी थी इनकी, ठीक है, जनता पार्टी, और इसी में एक और पार्टी थी जनसंघ। जनता पार्टी में ही एक और पार्टी थी जनसंघ, इन लोगों ने मिलकर सरकार बनाई थी और आगे चल करके जनसंघ ही अलग होगा और वो भारतीय जनता पार्टी बनेगी। तो 1980 के आसपास यहां से अलग होकर के एक नई पार्टी बनती है जिसको बीजेपी के नाम से जाना जाता है, भारतीय जनता पार्टी। वो अलग हो गई और ये जो
मोरारजी देसाई वाला ये है। तो उसमें कुछ हुआ आपस में जिससे वो, और इसके बाद मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई थी। तो मोरारजी देसाई जी की सरकार गिरी थी और फिर उसके बाद आप देखते हैं कि उसके बाद फिर से इंदिरा गांधी जी की सरकार बन गई थी। असल में चौधरी चरण सिंह जी ने अपना जो वोट शेयर था वो खींच लिया था, इसलिए ज्यादा दिन तक मोरारजी देसाई की सरकार नहीं रही और वो गई। तो फिर से पावर में इंदिरा गांधी आ गई थी उसके बाद 1980 में। और आपको पता होगा कि इस इमरजेंसी के बाद प्रेसिडेंट रूल तो इतनी बार लगा है कि पूछो मत, राष्ट्रपति शासन। इसके बाद नेशनल इमरजेंसी के बाद जब मोरारजी देसाई की सरकार थी, उसके बाद जैसे इंदिरा गांधी जी की सरकार आई 80-81 के आसपास, 81 में 3 साल की इन्होंने, 80 में आई थी, 3 साल की इन्होंने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। 1983 तक लगातार 3 साल इन्होंने प्रेसिडेंट रूल भी लगा दिया था, राष्ट्रपति शासन असम में। तो ये चल रहा था, मतलब ठीक है। फिर ये बात हुई कि क्या अगर एक इमरजेंसी चल रही है तो उस समय दूसरी इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो हाँ, अगर कोई एक इमरजेंसी चल रही है तो हम दूसरी इमरजेंसी भी लगा सकते हैं। जैसे सपोज करो कि 2 ग्राउंड ऑफ बेस हैं, लेकिन हाँ आधार दूसरा होना चाहिए। जैसे मान लो एक पहली इमरजेंसी जो चल रही है वो इमरजेंसी एक्सटर्नल के बिहाफ पे चल रही है, मतलब एक इमरजेंसी एक्सटर्नल की वजह से चल रही है, यानी कि हम किसी के युद्ध के उसमें है। तो दूसरी इमरजेंसी आप लगा सकते हैं इंटरनल के बेस पर, आंतरिक अशांति के बेस पर। तो दोनों साथ साथ चल सकती हैं। क्या 6 महीने तक होता है? आपातकाल 6 महीने तक होता है, कौन बताया है? भैया 6-6 महीने करके होता है। 6 महीने लगेगा, फिर 6 महीने, 6 महीने, इस तरह से करके 3 साल हो जाता है, 6-6 महीने करके। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें इसमें, तो अगर एक इमरजेंसी चल रही है तो दूसरी लग सकती है। और इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, इंदिरा गांधी जी के समय ही दोनों इमरजेंसी साथ साथ चल रही हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ 1971 में, जिसमें आप लोग देखते हैं कि बांग्लादेश अलग होगा। तो भारत पाकिस्तान जो युद्ध हुआ था उस समय एक्सटर्नल इमरजेंसी लगा दी गई थी, क्योंकि युद्ध के समय इमरजेंसी लगती है। तो 1971 में नेशनल इमरजेंसी चल रही थी। आगे चल के हमको और देखने को मिला, इन्होंने इंटरनल बेस पे, आंतरिक अशांति के बेस पर 1975 में इमरजेंसी लगा दी। तो हो गए दोनों, एक्सटर्नल भी चल रही थी और इंटरनल भी चल रही थी। रूल है भैया, रूल है कितने दिन का लगता है इमरजेंसी। धैर्य रखो, थोड़ा धैर्य रखो, है ना, पेशेंस। सब पता चल जाएगा कि कितने दिन के कौन लगता है। थोड़ा सा केवल धैर्य रखो, सब मिल जाएगा। तो यहां से ये पता चला कि भैया एक्सटर्नल इमरजेंसी की जो हम लोग बात कर रहे थे, तो ये चल रहा था आपका पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ उसमें, और 1975 में इंटरनल वाली भी लगा दी इन्होंने, दोनों बेस पर, और दोनों जाकर के 1977 में खत्म हुआ। तो जब ये बात हुई कि क्या दोनों लग सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल लग सकते हैं। अगर एक चल रहा है तो दूसरे बिहाफ पर, दूसरे ग्राउंड ऑफ डिक्लेरेशन पे किया जा सकता है। तो ये हमें देखने को मिला। फिर बात आती है कि क्या ये पूरे देश में लगने वाली बात है, टेरिटोरियल एक्सटेंट। ठीक है, तो मूल रूप से संविधान में लिखा था कि नेशनल इमरजेंसी जब भी लगेगी पूरे देश में लगेगी। तो जब ओरिजिनली था तो ये था कि एक बार में पूरे देश में लगेगी, लेकिन फिर वही हुआ, इंदिरा गांधी जी ने 42वां संशोधन कराया 1976। इन्होंने कहा देश के किसी भी पार्ट में लगाई जा सकती है, अगर हम चाहें तो पूरे देश में न लगा करके जिस क्षेत्र में लगवाना हो वहां पर हम लगवा सकते हैं। तो ये इंदिरा गांधी जी ने चेंज करवा दी। क्लियर?
पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन, मूल संविधान में जब प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं तो अप्रूवल चाहिए होता है। स्टार्टिंग में था कि अप्रूवल चाहिए, लेकिन फिर वही संशोधन जब किया था उन्होंने 38 वाले में तो उन्होंने हटा दिया था इंदिरा गांधी ने, लेकिन फिर 44वें वाले में मोरारजी देसाई ने लगा दिया कि नहीं, पीएम और कैबिनेट की अप्रूवल चाहिए होगी। तो इस तरह से हमने कुछ पॉइंट्स देखे, और यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे थे, ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन क्लियर हो गया आपको? ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन का मतलब कि किस आधार पे लगाई जाती है? दो आधार पे, या तो आप युद्ध में हैं या किसी ने आपके ऊपर आक्रमण कर दिया है, या दूसरा रिबेलियन, इंटरनल रिबेलियन। जब एक बार लगा ही है, दूसरी बार लगाने से वही बात होगी कि अलग। नेशनल इमरजेंसी का मतलब नेशनल इमरजेंसी होता है, जो भी प्रावधान उस समय होते होंगे। नेशनल इमरजेंसी में जो प्रावधान होता है वही होगा। अब अगर आप कोई दूसरी इमरजेंसी लगाते हैं, सपोज प्रेसिडेंट रूल लगा दे रहे हैं, या फिर आप वित्तीय आपातकाल लगा दे रहे हैं, तो उनकी बातें अलग होती हैं। लेकिन आप इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी ही लगा रहे हैं, तो उनके प्रावधान तो एक ही है। नेशनल इमरजेंसी के प्रावधान थोड़ा बदल जाएंगे। जब नेशनल इमरजेंसी लगी हो और कोई प्रेसिडेंट रूल लग जाए तो चीजें अलग होती हैं, पावर दोनों की अलग अलग देखनी पड़ती है। जब आप नेशनल इमरजेंसी ही लगा रहे हैं तो उसमें तो सारे प्रावधान वही है जो चल रहे हैं। तो अब अगर हम लोग ये देखें, असल में क्या होता है कि जब एक्सटर्नल वॉर वाला होता है तो उस समय पावर तो केंद्र के पास रहती है, लेकिन वो ज्यादा पब्लिक को दुख नहीं देते हैं। दुख देने का मतलब कि कष्ट वगैरह नहीं देंगे, अत्याचार नहीं करेंगे पब्लिक को। लेकिन जब इंटरनल लगा देते हैं, जैसा कि इन्होंने लगाया था, तो ये बहुत हार्श रूल लगा देंगे, फिर सब बंद कर देंगे, किसी को उठा के जेल में डाल देंगे, पेपर ओपर सब बिना पूछे नहीं पब्लिश होगा, पार्टी वगैरह, रैली वगैरह सारी चीजें बंद हो जाएंगी। तो ये सब चीजें देखने को मिलने लगती हैं। दूसरा हमारा था प्रोक्लेमेशन। डिक्लेयर करने की पावर किसके हाथ में है? राष्ट्रपति के हाथ में है। लेकिन पीएम की कैबिनेट और जो मतलब पीएम है उनकी मंत्रिमंडल, उसकी लिखित सलाह जरूरी होगी। इसका मतलब अब ये हो गया। तीसरा, क्या पूरे देश में लगेगी या विशेष क्षेत्र में? शुरुआत में ये पूरे देश के लिए था, लेकिन एक संशोधन हुआ 4276, जिसके तहत देश में तो लगेगा ही, और ये किसी क्षेत्र में भी लगा सकते हैं। मतलब पर्टिकुलर अगर चाहें कि हम पूरे देश में न लगाए नेशनल इमरजेंसी, तो ये किसी क्षेत्र में लगा सकते हैं। पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन, तो ओरिजिनल जो था उसमें ये था कि पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए होगा इनको। देखते हैं अब किस तरीके से ये है, कितने समय के लिए, कैसे लगता है ये टाइम। अब हम लोग देखते हैं किस तरह से ये चीजें आपने क्लियर कर ली है। तो अगला हम लोग करेंगे, देखिए जरा बड़े ध्यान से पढ़ना। पार्लियामेंट्री अप्रूवल की हम लोग बात कर रहे हैं, वही जो समय वाली बात है कि सर कितने समय तक लगता है, जरा उसको ध्यान से देख लो कि पार्लियामेंट्री अप्रूवल मूल संविधान में क्या था कि जब प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे तो प्रोक्लेमेशन के 2 माह के अंदर इसे लोकसभा और राज्यसभा से पास करना होगा। और यदि ये दोनों हाउसेज इसे सिंपल मेजोरिटी से पास कर देते हैं तो नेशनल इमरजेंसी अनिश्चित काल के लिए एक्सटेंड हो जाती थी, और ये तब तक लागू रहेगी जब तक प्रेसिडेंट इसे हटाए ना। बहुत सिंपल सा क्लियर था कि जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें सीधी सीधी बात लिखी थी कि जब प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं तो जिस दिन उन्होंने डिक्लेयर किया है उसके 2 महीने के अंदर अंदर इसको लोकसभा और राज्यसभा से पास करना होगा कि यस ठीक है, इमरजेंसी लगनी चाहिए। और ये अगर दोनों हाउसेस पास कर देते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और इसके लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए, कोई स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए, तो नेशनल इमरजेंसी लागू हो जाएगी। और ये तब तक लागू रह सकती है जब तक राष्ट्रपति खुद नहीं इसको हटाए। ये ओरिजिनल जो था उसमें ये प्रावधान था कि जैसे वो पास हो जाएगा नेशनल इमरजेंसी अनिश्चित काल के लिए एक्सटेंड हो जाती थी, और ये तब तक लागू रहेगी जब तक प्रेसिडेंट इसे हटाए ना। ये था उस समय जब ओरिजिनल था। आते हैं अब संशोधन पर कि संशोधन ने क्या किया। 44वां संशोधन 1978 मोरारजी देसाई के समय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। इसके तहत जब प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे तो प्रोक्लेमेशन के 1 माह के अंदर इसे लोकसभा एवं राज्यसभा से पास करना होगा। ऊपर देखिए
ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था? 2 माह के अंदर। 44वें संशोधन में क्या हुआ? 1 माह के अंदर करना होगा। पहला चेंज ये हो गया कि जो समय 2 माह दिया गया था उसको घटा दिया गया और 1 माह के अंदर अंदर लोकसभा और राज्यसभा से पास करना होगा। अगला क्या हुआ? ये जो यहाँ पर सिंपल मेजोरिटी था, सिंपल मेजोरिटी से पास करना था, बदल गया। अब इसे स्पेशल मेजोरिटी से पास करना होगा। हेलो, ऐसा ना हो कि हम चिल्लाते रहें और तुम लोग बस अपना ठीक है। तो पहला चेंज तो ये हुआ कि जो 2 माह के अंदर पास करना था वो 1 माह कर दिया गया कि 1 माह के अंदर अंदर उसे पास कराना होगा। दूसरा जो हुआ कि जो सिंपल मेजोरिटी से था वो अब स्पेशल मेजोरिटी कर दी गई। तीसरा जो था, जो अनिश्चित काल के लिए था कि अनिश्चित काल के लिए बढ़ जाएगा और राष्ट्रपति जब तक ना हटाएं, इसको कम कर दिया गया और इसको कर दिया गया 6 महीने, यानी कि 6 माह के लिए एक्सटेंड होगी, न कि अनिश्चित काल के लिए। 3 चेंज देखने को मिले। पहला, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था? जैसे ही राष्ट्रपति डिक्लेयर करेंगे और डिक्लेयर करते ही उसको लोकसभा और राज्यसभा से पास करना होगा। हो गया पास 2 महीने के अंदर। सिंपल मेजोरिटी चाहिए और यह अनिश्चित काल के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। मोरारजी देसाई ने इसको चेंज करा दिया, 1 महीने के अंदर पास करना होगा और स्पेशल मेजोरिटी से पास करना होगा और अनिश्चित काल के लिए नहीं बढ़ेगा, केवल 6 महीने के लिए बढ़ेगा। पॉइंट ये आया। तो यहां से हमने देखा कि ये जो टाइम लिमिट है, ये वाला जो पॉइंट था पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन कि कितने समय तक रहती है, अब आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। क्या क्लियर हुआ बताइए अब जल्दी से, कितने महीने के लिए एक्सटेंड होती है? जब राष्ट्रपति करेंगे तो कितने महीने के लिए होगा? 6 महीने। अरे गधों, बेवकूफों, वो 1 महीना बता रहा है, वो 2 महीना बता रहा है, तुमको पता नहीं कि वो 1 महीना 2 महीना क्या बोले थे हम? 1 महीना 2 महीना बोले थे जो पास करना होता है लोकसभा और राज्यसभा से, उसके अंदर पास करना है उसे, तो 6 महीने के लिए लागू हो जाएगा जब वो पास कर देंगे उसे। और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था कि वो अनिश्चित काल के लिए था, तो उसको घटा दिया गया कि कितने भी समय के लिए नहीं, 6 महीने के लिए होगा। पहली बार जो होगा वो 6 महीने के लिए होगा। हाँ, 1 महीने के अंदर लोकसभा और राज्यसभा से पास करना होगा, ये है पॉइंट। जो 44वां अमेंडमेंट है 1978 का, पहले था 2 महीने लेकिन अब है वो 1 महीने। लेकिन बात फिर वही आई, क्या कि क्या इसके आगे भी लगाया जा सकता है? सपोज करो 6 महीने के लिए लगा दिया और ये 6 महीने की अवधि खत्म होने वाली है, तो क्या इमरजेंसी हम 6 महीने से आगे बढ़ा सकते हैं? यस, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ प्रोसीजर है। क्या है वो अभी हम देखते हैं। तो पहली बार जब वो अनाउंस करेंगे और पास हो जाएगा लोकसभा राज्यसभा से तो 6 महीने के लिए हो जाएगा। और अगर वो चाहते हैं कि फिर से आगे बढ़ जाए तो अब वो क्या प्रावधान है वो हम देखते हैं कि कैसे वो आगे बढ़ता है आगे के लिए। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये राइज होता है कि क्या इस इमरजेंसी को और ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। ठीक है, क्या पूछते रहते हो यार सच्चिदानंद। यस, हाँ बढ़ा सकते हैं, फिर से 6 माह के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। पहली बार जब डिक्लेयर किया तो 6 महीने के लिए हो गया और अगली बार करेंगे तो फिर 6 महीने के लिए बढ़ सकता है। क्या करना होगा ध्यान से समझिए। लेकिन शर्त यह है कि इस दौरान फिर से लोकसभा और राज्यसभा से स्पेशल मेजोरिटी से अप्रूवल लेना होगा। वही प्रक्रिया फिर दोहरानी होगी जो आपने लोकसभा और राज्यसभा में 1 महीने के अंदर जो आपने वो अप्रूवल लिया था
अब वही फिर आपको करना पड़ेगा अगले 6 महीने बढ़ाने के लिए। यदि अप्रूवल मिल जाता है तो इमरजेंसी फिर से 6 महीने के लिए एक्सटेंड हो जाएगी। ये है मतलब इसका, मतलब 6-6 महीने करके आप बढ़ा सकते हैं, और इस 6-6 महीने को करके लंबे समय तक नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, लेकिन एक बार में 6 महीने के लिए लगेगी, फिर वो 6-6 महीने करके बढ़ाया जा सकता है। ये प्रावधान 44वां जो संशोधन हो गया 1978 इसमें कर दिया गया कि 6-6 महीने करके वो लगाया जा सकता है आगे। लेकिन अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, अब थोड़ा समझने की कोशिश करना, समझ गए तो ठीक, एक या 2 बार हम बताएंगे केवल, क्योंकि आपके लेवल से वैसे भी बाहर है। अगर समझ गए तो ओके, कोई बात नहीं है, नहीं तो फिर ज्यादा दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है। जो काम का है उतना हमने बता दिया। तो काम का इतना है आपका कि जब आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि क्या इमरजेंसी आपके लंबे समय तक लगाई जा सकती है, तो बिल्कुल लगाई जा सकती है नेशनल इमरजेंसी, लेकिन कंडीशन है कि एक बार में वो 6 महीने के लिए लगेगी और उसके बाद फिर 6-6 महीने करके आपको एक्सटेंड करवाना होगा। प्रोसीजर वही है, लोकसभा और राज्यसभा से आपको पास कराना होगा स्पेशल मेजोरिटी से। अब आता है एक स्पेशल कंडीशन कि आप ये जो लोकसभा और राज्यसभा से पास कराने वाले हैं और उसी दौरान लोकसभा भंग हो गई, लोकसभा सत्र में ही नहीं है, सरकार ही गिर गई, अब ये कंडीशन भी तो हो सकती है कि भैया उन्होंने डिक्लेयर किया और डिक्लेयर करने के कुछ समय के बाद ही लोकसभा भंग हो गई, और जब लोकसभा चल ही नहीं रही, पास कैसे कराओगे? और अगर पास नहीं कराओगे तो नेशनल इमरजेंसी लगेगी नहीं, क्योंकि दोनों सदनों से पास होना चाहिए। और अगर आप राज्यसभा से पास करा भी लेते हैं, सपोज करिए कि राष्ट्रपति ने इमरजेंसी डिक्लेयर की और राज्यसभा से वो पास हो गया, क्योंकि राज्यसभा भंग नहीं होती, राज्यसभा उच्च सदन है तो कभी भंग होता नहीं है, तो राज्यसभा से पास करा लिया उन्होंने, लेकिन लोकसभा भंग हो गई है, अब क्या होगा? तब राष्ट्रपति से करा सकते हैं। अरे गधों, राष्ट्रपति तो डिक्लेयर किया था, और राष्ट्रपति ही डिक्लेयर किया था तो उसके बाद ही तो वो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा में। अब कब बार बार वही करता रहेगा? अरे जब वो डिक्लेयर कर देता है उसके बाद ही तो जाना है संसद में। तो राष्ट्रपति ने डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन जो संशोधन हुआ है ना 44 और 1978, उसके तहत आपको वहां पर करके वो पास करवाना होगा। अब आपको इंतजार करना होगा कि जो लोकसभा भंग हुई है वो लोकसभा जब भी बनेगी, जैसे ही बनेगी, उसके बनते ही 1 महीने के अंदर आपको लोकसभा से उसे पास करवाना होगा। भाई बात समझिए, राष्ट्रपति ने डिक्लेयर किया, लोक राज्यसभा से पास हो गया, लेकिन लोकसभा भंग हो गई। अब लोकसभा जब बनेगी, जैसे ही कुछ दिनों में बन जाएगी वो, मतलब चुनाव हुए और प्रधानमंत्री हो गए, सरकार बन गई, और जैसे ही पहली बैठक होगी लोकसभा की, 1 महीने के अंदर ही वो पास कराना होगा आपको इमरजेंसी वाले पॉइंट को, तो फिर ये लग जाएगी। प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी के 1 माह के दौरान राज्यसभा से अप्रूवल मिल गया, क्योंकि हमारी कंडीशन के 1 माह के अंदर मिलना चाहिए, चलो मिल गया, लेकिन लोकसभा भंग हो गई, सरकार गिर गई थी। तो जब भी लोकसभा रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, जब फिर से बनेगी और पहली बैठक होगी उसकी, तो उसकी फर्स्ट सिटिंग से 30 दिनों के अंदर ही लोकसभा को ये जो राष्ट्रपति ने प्रोक्लेमेशन दिया है नेशनल इमरजेंसी का, विशेष बहुमत से पास करना होगा, यदि नेशनल इमरजेंसी का एक्सटेंशन चाहिए तो। लेकिन शर्त यह है कि राज्यसभा ने 1 महीने के अंदर अप्रूवल दे दिया हो। यदि दोनों से अप्रूवल मिल जाता है तो नेशनल इमरजेंसी 6 महीने के लिए एक्सटेंड हो जाएगी। ये एक्सटेंशन उस दिन से होगा जिस दिन से लोकसभा ने इसे स्पेशल मेजोरिटी से पास किया होगा। मतलब ये कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी कि अगर दोनों चल रही हैं लोकसभा राज्यसभा, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लोकसभा राज्यसभा चल रही तो कोई दिक्कत नहीं, तो पास करके अपना हो जाएगा। लेकिन अगर लोकसभा भंग हो गई तो इंतजार करना पड़ेगा लोकसभा के बनने का, और जैसे ही लोकसभा बन जाएगी, जैसे ही लोकसभा बन जाएगी और पहली बैठक होगी, तो उसके 30 दिन के अंदर आपको उससे पास कराना होगा, और जैसे ही आपका पास हो जाएगा तो जिस दिन वो पास करेंगे उसी दिन से वो नेशनल इमरजेंसी आपकी 6 महीने के लिए बढ़ जाएगी। ये है प्रोसीजर। तो 6-6 महीने करके ये चीजें बढ़ जाती है।
क्लियर है? और ध्यान रखिएगा स्पेशल मेजोरिटी, ये नॉर्मल मेजोरिटी नहीं चाहिए, स्पेशल चाहिए। इमरजेंसी को रिवोक करना रोक कौन सकता है? क्लियर है? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 मोरारजी देसाई ने चेंज करवाया। इसके तहत इमरजेंसी रिवोक करने की पावर, रोकने या खत्म करने की पावर प्रेसिडेंट के साथ साथ लोकसभा को भी दी गई है। जो प्रेसिडेंट के पास था, अब 44वां संशोधन जो हुआ इसमें ये पावर लोकसभा के साथ भी शेयर कर दी गई। अगर लोकसभा के 1/10 मेंबर को लगता है, जितने भी लोकसभा मेंबर हैं उसका 1/10 कि इमरजेंसी को रिवोक कर देना चाहिए, तो ये लोकसभा स्पीकर को एक रिटन नोटिस देंगे। इस दिन के 14 दिन के भीतर लोकसभा की स्पेशल सिटिंग बुलाई जाएगी और यदि इस सिटिंग में इमरजेंसी रिवोक के रेजोल्यूशन को पास कर दिया गया तो प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी को रिवोक कर देंगे। तो जो मोरारजी देसाई की सरकार है, इन्होंने काफी चेंजेस करवाए, कुछ ऐसी प्रावधान रखे जिससे कि इमरजेंसी को थोड़ा सा अपने मनमानी ढंग से लोग ना चला पाए। तो इन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट को तो है, लेकिन साथ में लोकसभा को भी है कि अगर लोकसभा के मेंबर को भी ऐसा लगता है कि इसको खत्म करना चाहिए, तो बस इतना करना है कि जितने मेंबर हैं उसका 1/10 लोग एक रिटन जो है नोटिस वो दे दें। तो 14 दिन के अंदर ही जो स्पीकर होंगे लोकसभा के, वो एक मीटिंग बुला लेंगे, एक सिटिंग बुला लेंगे और सिंपल मेजोरिटी से उसको पास कर देंगे। तो राष्ट्रपति अनाउंस कर देंगे कि इमरजेंसी हटाई जा रही। ये इस तरह से है प्रोसेस। तो नेशनल इमरजेंसी की बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। नेशनल इमरजेंसी की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो 3 बार लगाई जा चुकी है। नेशनल इमरजेंसी की अगर बात करोगे आपकी, तो जब युद्ध होता है तो उस समय तो लगाया ही जाता है। तो एक 62 और एक 67, आपको पता होगा कि चीन से युद्ध हो गया था और पाकिस्तान का युद्ध हो गया था 65। तो इस दौरान नेशनल इमरजेंसी लगी है। 1971 भारत पाक युद्ध के समय और 26 जून 1975 आंतरिक अशांति, इंदिरा गांधी जी वाला। तो सबसे कंट्रोवर्शियल जो है वो तीसरा वाला है, क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। भाई युद्ध वाला तो समझ में आता है कि चलो युद्ध चल रहा था तो उस समय जरूरी है, लेकिन ये वाले की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। ये केवल अपने जिद के कारण, यानी कि विद्रोह को दबाना है या हमारी सरकार के खिलाफ कोई उंगली उठ रही है, इस वजह से इनको लग रहा है तो इन्होंने हटवा दिया और इस तरह से वो इमरजेंसी को लगा दिया उन्होंने उस विद्रोह को कुचलने के लिए। तो 3 बार इस तरह का हमें देखने को मिला है। प्रेसिडेंट रूल की अगर बात करोगे स्टूडेंट, तो प्रेसिडेंट रूल तो जैसे इन लोग के हाथ का खिलौना हो गया है। इतनी बार लगाए कि पूछो मत। जैसे कोई सरकार गिरती है, दूसरी वाली आती है केंद्र में, तो वो बस जहां जहां उनकी सरकार नहीं होगी राज्य में, वहां प्रेसिडेंट रूल लगा दो। और इंदिरा गांधी जी के समय तो ऐसा काम हुआ है, ऐसा हुआ है भाई साहब। जैसे इनकी सरकार गिरी थी, इन्होंने फिर उसके बाद जैसे दोबारा आए, ये जहां जहां राज्य में इनके नहीं थी, सब जगह प्रेसिडेंट रूल लगा दिया इन्होंने। तो ये सब चल रहा था। असम वाले काफी विद्रोह कर रहे थे वही नागरिकता को लेकर, सिटीजन को लेकर के, वो जो इलीगल माइग्रेंट वगैरह गए थे। तभी उन्होंने 81-80, इसके बाद 81 से 83 तक 3 साल का उन्होंने एक एक्सटेंड करवा के प्रेसिडेंट रूल लगा दिया था। तो इस तरह से चीजें देखने को मिलती हैं। और इंदिरा गांधी जी काफी जिद्दी टाइप की थी, जिद पे आ जाए तो भैया ये हम करेंगे ही, चाहे आप कुछ भी कहिए, कोई भी कहता रहे कुछ। तो इस तरह के वो पॉइंट है। आई होप कि आपको स्टूडेंट्स नेशनल इमरजेंसी अब समझ में आ गई होगी। अब कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको एकदम माइंड में बन गया होगा कि नेशनल इमरजेंसी क्या। हेलो, ठीक है। ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन, जल्दी बताइए क्या है नेशनल इमरजेंसी लगाने के लिए, क्या होना चाहिए? ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन किस आधार पर लगाई जाती है? इंटरनल और एक्सटर्नल। ओके, वेरी गुड। युद्ध और इंटरनल का मतलब अब क्या होगा? इंटरनल का मतलब होगा आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है, आर्म्ड रिबेलियन, सशस्त्र विद्रोह।
प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, डिक्लेयर करने की पावर, प्रेसिडेंट के पास तो है, लेकिन अब कैबिनेट की सलाह भी चाहिए। पावर तो है, लेकिन अब कैबिनेट की सलाह भी चाहिए उन्हें, क्योंकि 44वां संशोधन हुआ 1978 मोरारजी देसाई जी की, तो अब सलाह लेनी जरूरी हो गई है कैबिनेट। क्या पूरे देश में लगेगी या विशेष क्षेत्र में? क्या पूरे देश में लगेगी या विशेष क्षेत्र में? दोनों लग सकती है। पूरे देश में तो लगना ही है ये, लेकिन 44वें संशोधन या वो 42वें इंदिरा गांधी जी के संशोधन के बाद किसी भी क्षेत्र में लगाया जा सकता है। कितने समय तक रहेगी? स्टार्टिंग में 6 महीने, और फिर 6 महीने करके बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं स्टूडेंट, इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी। मूल अधिकारों पर प्रभाव क्या पड़ेगा? अगर इमरजेंसी लग गई तो आपके फंडामेंटल राइट का क्या होगा? जो आप लोग को इतने समय से पढ़ रहे थे, हमारे फंडामेंटल राइट, हमारे फंडामेंटल राइट, तो अब देखते हैं कि इमरजेंसी लगने पे आपके फंडामेंटल राइट पे क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए कोशिश करते हैं समझने की। इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359, दो आर्टिकल के बारे में, दो आर्टिकल जो है वो हमें ये चीजें बताते हैं। थ्री 358 और 359 स्टार्टिंग के जो थे ये तीनों, वो हम डिस्कस कर लिए, ये वही सब था। डिक्लेयर करना, समय सीमा, है ना, सलाह लेना, ये सब था 352 से 354 तक के। अब जो हमारा मूल अधिकार से रिलेटेड वाला पॉइंट है, वो मूल अधिकार से रिलेटेड पॉइंट आपका है 58 और 59 वाला। ये दो आर्टिकल हैं जो ये बताते हैं कि जो आपके नेशनल इमरजेंसी है उसका फंडामेंटल राइट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आर्टिकल 358, जैसे ही प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं तो अनुच्छेद 19 और उसमें दिए गए सभी राइट्स तुरंत प्रभाव से सस्पेंड हो जाते हैं। लो, खत्म। अगर उन्होंने डिक्लेयर किया, 19 गया, स्वतंत्रता का अधिकार सारा गया आपका। आर्टिकल 19 77 तक जो 6 प्रकार की आपको डेमोग्राफिक स्वतंत्रता मिली थी ना, डेमोक्रेटिक, सभा करने की, संगठन बनाने की, अभिव्यक्ति की, विचार की, कहीं भी बसने की, कहीं भी घूमने की, सब बंद। डिक्लेयर करते ही 19 का आर्टिकल आपका तुरंत प्रभाव से सस्पेंड हो जाता है, निलंबित। लेकिन मोरारजी देसाई आए, उन्होंने कहा अरे ऐसे कैसे, मतलब तुम लोग अपनी मनमानी चलाओगे, रुको। संशोधन हुआ 44वां 1978। आर्टिकल 19 केवल तभी सस्पेंड होगा जब इमरजेंसी एक्सटर्नल हो, बट यदि केवल इंटरनल इमरजेंसी के आधार पर लगाई गई है तो आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा। क्यों करना पड़ा? ऐसा क्यों करना पड़ा सौरभ? ऐसा क्यों करना पड़ा? रीजन बताओ। अरे कोई भी रीजन बता दो, ऐसा क्यों करना पड़ा? बिकॉज वॉर में लोग मरे जा सकते। अरे बेवकूफ हूं, तुम लोग एकदम खत्म, एकदम खत्म, एकदम खत्म हो। हम किस चीज की बात कर रहे हैं तुमको समझ में ही नहीं आ रहा। 359 जो आर्टिकल है
358 जो आर्टिकल है, मूल आर्टिकल क्या कहता है, जो संशोधन से पहले क्या कहता है, वो ये कहता है कि जैसे ही प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे तो अनुच्छेद 19 तुरंत प्रभाव से दिए के सारे प्रभाव क्या हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे। मतलब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करते ही वो सब खत्म हो जाने थे, चाहे वो वार की वजह से हुआ हो, चाहे वो इंटरनल की वजह से हुआ। बात हमारी समझ में आ रही है? चाहे किसी से हुआ। इसका प्रभाव जानते हो क्या हुआ? इंदिरा गांधी जी ने जब ये इमरजेंसी लगाई तो 19 आर्टिकल के तहत आपका 19 का सारा अधिकार खत्म हो गया, स्वतंत्रता आपकी सारी चली गई। मतलब युद्ध में नहीं है, 75 से 77 में हम युद्ध में नहीं है, फिर भी लगाई गई इंटरनल के बेस पर, और उसकी वजह से आपकी जितने स्वतंत्रता के अधिकार थे वो सब खत्म हो गए। तो 44वें में 1978 में ये बात की मोरारजी देसाई ने कि ये गलत है। अगर इंटरनल आंतरिक अशांति के आधार पे आप कर रहे हैं तो इसका मतलब आप अपने नागरिकों पे जबरदस्ती चीजें थोप रहे हो। तो उन्होंने यही संशोधन कराया कि अगर इंटरनल बेस पे आपने किया है तो 19 का आर्टिकल सस्पेंड नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि 19 आर्टिकल तभी सस्पेंड होगा जब युद्ध होगा तब। यानी कि अगर हम किसी देश के साथ युद्ध के साथ में होंगे और उसकी वजह से इमरजेंसी लगाई गई है तो सारे अधिकार खत्म किए जाएंगे। लेकिन अगर केवल आप इंटरनल बेस पर या कोई अंदर से हो रहा है तो उस बेस पर आप 19 को खत्म मत करिए, ठीक है ना। ये किया क्योंकि इंदिरा गांधी जी के समय में वो खत्म हो गया, पूरा सब सस्पेंड हो गया था, हर चीज सस्पेंड हो गई। ये इसका मतलब था। तो 358 में ये बात हुई कि जैसे वो डिक्लेयर करते हैं आर्टिकल 19 जो होता है वो सस्पेंड हो जाता है। संशोधन में हमने देखा कि अगर ये इंटरनल के बेस पर है तो एक सहूलियत है कि उस समय पूरे अधिकार खत्म नहीं होंगे। आर्टिकल 359 क्या कहता है? 359 ये कहता है कि आपातकाल के दौरान यदि किसी मौलिक अधिकार को निलंबित करना हो तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के तहत आदेश जारी करना होगा। आपने देखा कि 358 में केवल आर्टिकल 19 की बात हो रही है। 358 में किसकी बात हो रही है? आर्टिकल 19 की। क्या फंडामेंटल राइट केवल आर्टिकल 19 है? और भी तो है। और मान लो सरकार चाहती है कि इसके अलावा कोई हम सस्पेंड कर दें, कोई दूसरा 15 सस्पेंड कर दें, आर्टिकल 6, 16 कर दें, या हम आपके धर्म वाला जो है वो सस्पेंड कर दें, समानता वाले को खत्म कर दें। मतलब सरकार चाह रही है कि कोई और मौलिक अधिकार भी, क्योंकि 358 में केवल 19 की बात हुई है, तो यस वो कर सकती है 359 में। बस इतना करना होगा कि अगर वो किसी भी मौलिक अधिकार को निलंबित करना चाहें 19 को छोड़कर, क्योंकि 19 की बात तो हमारे 358 में हो गई है, तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के तहत आदेश जारी करना होगा। 359 के तहत कि हम इस मूल अधिकार को खत्म करना चाहते हैं। क्या करेंगे वो, बड़ा ध्यान से समझिएगा। प्रेसिडेंट ने ऑर्डर निकाला कि भैया हम इस वाले मूल अधिकार को खत्म करना चाहते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑर्डर निकालेंगे और वो उस मूल अधिकार को सिलेक्ट करेंगे कि हम ये मूल अधिकार को चाहते हैं कि इस दौरान ये सस्पेंड रहे। तो पहले वो सिलेक्ट करेंगे किस मूल अधिकार को, फिर वो ये देखेंगे कितने समय के लिए सस्पेंड करना है उसे, और वो इंडिया के कौन से क्षेत्र पे लागू होगा, ये सब डिसाइड होगा प्रेसिडेंट के द्वारा, तुरंत नहीं होगा। फंडामेंटल राइट अगर उन्हें हटाना है, सस्पेंड करना है, तो 19 वाला तो ऑलरेडी हो जा रहा है, वो तो 358 में ही है, स्वतंत्रता वाला सब खत्म हो जाएगा। बाकी फंडामेंटल राइट के लिए प्रेसिडेंट क्या करेंगे कि वो उस फंडामेंटल राइट को सिलेक्ट करेंगे कि हमें किसे सस्पेंड करना है, कितने समय के लिए करना है, और कौन कौन से क्षेत्र पर ये लागू करना है कि वहां से फंडामेंटल राइट हट जाए। ये चीजें होंगी, और ये चीज दोनों के केस में लग सकता है। अगर प्रेसिडेंट किसी को सिलेक्ट करते हैं, प्रेसिडेंट किसी भी फंडामेंटल राइट को सिलेक्ट करते हैं कि ये सस्पेंड होना चाहिए, तो ये चाहे इंटरनल के बेस पे लगाया गया हो चाहे एक्सटर्नल के बेस पे लगाया गया, ये दोनों के केस में हो जाएगा। जबकि आपने देखा कि 358 में जो संशोधन हो गया है 44वां, उसके अनुसार इंटरनल बेस पर आपका 19 सस्पेंड नहीं होगा, लेकिन यहां पर जो भी सिलेक्ट कर लेंगे वो आपका सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जिसको ये नहीं हटा सकते,
किसी भी तरीके में, जैसे आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं हो सकते। तो दो आर्टिकल जो आपके, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, जीवन जीने का अधिकार, पढ़े हो ना? लाइफ वाला और गिरफ्तारी वाला जो था, बचने वाला, कुछ ऐसे था, यही तो था। हेलो, याद आ रहा है? फंडामेंटल राइट। तो 20 और 21 ये सस्पेंड नहीं होंगे, ये बात हुई। तो ये आपको ध्यान रखना है इस चीजों को। फंडामेंटल राइट पे प्रभाव समझ में आया? यस एवरीवन, क्या हमारी बात समझ में आई? जल्दी बताइए, अगर फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई इफेक्ट देखना होता है इमरजेंसी का, तो कौन कौन आर्टिकल हमें बताता है? आर्टिकल 358 और 359। वेरी गुड। क्या किसी पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है नेशनल इमरजेंसी के दौरान? किस आर्टिकल के तहत? 359 के तहत। कौन से दो आर्टिकल जो आपातकाल के समय भी नहीं खत्म होते? 20 और 21। ठीक है, आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गई। ठीक है ना? एक छोटा सा पॉइंट है, इसको आप ना भी पढ़ोगे तो चलेगा, ये लोकसभा और राज्यसभा से रिलेटेड है, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट वो नहीं है। ठीक है ना? ये होता है कि आर्टिकल 83 क्या कहते, ये मतलब ये है कि नेशनल इमरजेंसी का लोकसभा और राज्यसभा पे क्या फर्क पड़ता है, लोकसभा और राज्यसभा पे क्या फर्क पड़ता है। तो आर्टिकल 83 क्या कहता है कि जब देश में इमरजेंसी लगी हो तो पार्लियामेंट यानी संसद लोकसभा के टेन्योर को 1 साल के लिए बढ़ा सकती है। बस एक लॉ पास करना होगा और ये एक्सटेंशन संसद जितनी बार करना चाहे कर सकती है। लेकिन रिस्ट्रिक्शन यह है कि यदि इमरजेंसी खत्म हो गई है तो यह एक्सटेंशन 6 महीने तक ही किया जा सकता है। एक बार में 1 साल के लिए ही एक्सटेंशन किया जा सकता है। हेलो, ऊपर निकल गया? निकल गया? हाँ निकल गया। इंदिरा गांधी की जो सरकार है 1971 में, पीएम कितने साल के लिए बनते हैं? इंदिरा गांधी की सरकार कब तक चली? ये कैसे हो गया? ये 6 साल कैसे हो गया? जब पीएम 5 साल के लिए है तो ये 6 साल कैसे हो गया? 1971 से 77 चल रहा है, 6 साल की अवधि हो गई। यही 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 पावर, यही आर्टिकल 83। अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हो, अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हो तो पार्लियामेंट लोकसभा के टेन्योर को 1 साल के लिए बढ़ा सकता है, मतलब सरकार 1 साल के लिए बढ़ जाएगी। ये भी पावर है। तो 71 से 77 तक चला, लेकिन जैसे इमरजेंसी हटेगी तो फिर वो चीजें आपकी हट जाएंगी, 6 महीने तक ही रहेगा, फिर वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये चीजें देखने को मिली हमें। तो नेशनल इमरजेंसी, आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। अब क्लियर है? हाँ ठीक है। रौनक, सत्यजीत, सौरभ, ब्रजेश, अनुज, जयप्रकाश, मनीष, कोशिश किया कि आपको ये थोड़ी चीजें क्लियर हो, इसलिए हमने थोड़ा डीपली समझा दिया, है ना?
ओके, अब हम लोग बात करेंगे आगे, 2 इमरजेंसी जो है उनकी कल हम लोग खत्म कर लेंगे, वित्तीय आपातकाल को और प्रेसिडेंट रूल को। वो कल की क्लास में हम लोग ओवर कर लेंगे और कल हमारा प्रेसिडेंट वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो अब जाकर के हम लोग प्रेसिडेंट को खत्म कर लेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेशनल इमरजेंसी वगैरह पीडीएफ सेंड करना है। अच्छा, चलो ठीक है, सेंड कर देंगे। हाँ हाँ, तुम लोग का पीडीएफ तो सेंड करा ही लो। हाँ, पीडीएफ तो सेंड कर ही दीजिए सर, ठीक। ओके, थैंक यू एवरीवन, कल फिर मिलते हैं।